तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों आज के हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ शुड एन अमीटर बी कनेक्टेड इन अ सर्किट टू मेजर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंपोनेंट। ठीक है, मतलब हम अमीटर को सर्किट में कैसे लगाते हैं कि वो उससे पास होने वाले करंट को मेजर कर सके, यानी माप सके। तो पहला ऑप्शन दिया है, एनीवेयर इन द सर्किट एज लॉन्ग इट इज़ कनेक्टेड, मतलब हम सर्किट में कहीं भी लगा देते हैं इसको। सेकंड दिया है हमारा, इन सीरीज विद कंपोनेंट, कंपोनेंट के साथ सीरीज या श्रेणी में। थर्ड दिया है, इन पैरेलल विद द कंपोनेंट। और फोर्थ दिया है, एट द पावर सोर्स ओनली। तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो जो हमारा अमीटर होता है, अमीटर ए, ये एक हमारा करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ये हमारा नापता है करंट, ठीक है। और ये हमेशा किसी भी कंपोनेंट में जिसमें हमें करंट नापनी है उसके सीरीज में लगता है, सीरीज विद द कंपोनेंट। तो अमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट मापने का काम आता है और ये सीरीज में लगे रहता है, ठीक है, ताकि इससे जो हमारी करंट है वो इससे डायरेक्टली फ्लो हो जाए। जो लोड करंट है या जिसमें हमें मेजर करंट है, आई एल या आई एम, वो इससे पास हो जाए और हम इसको माप सकें, ठीक है। और इसके बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ मैं। जो हमारा अमीटर है, अमीटर का जो आंतरिक प्रतिरोध है, आर इंटरनल की वैल्यू है, वो आइडियल केस में तो हम चाहते हैं कि जीरो हो। आइडियल केस में हम चाहते हैं कि इसकी वैल्यू जीरो हो। इन केस ऑफ आइडियल, मतलब इससे कोई, इसके अंदर कोई भी ड्रॉप ना हो, हम ऐसा चाहते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल केस में आर इंटरनल की वैल्यू जो होती है, इन केस ऑफ प्रैक्टिकल, ये हम बहुत कम से कम चाहते हैं, ताकि ड्रॉप हो तो बहुत ही कम हो, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है हमारा, वो दिया है, वाई शुड एन अमीटर हैव अ वेरी लो इंटरनल रेजिस्टेंस। हमारे अमीटर का प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम क्यों होता है, ये पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन दिया है, टू मिनिमाइज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द अमीटर, टू इंक्रीज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टू इंक्रीज द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, और डी दिया है, टू प्रोटेक्ट द अमीटर फ्रॉम द हाई वोल्टेज। तो इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि जो अमीटर का हमारा इंटरनल प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध, उसकी वैल्यू हम क्या रखते हैं, कम से कम रखते हैं। आर इंटरनल की वैल्यू हम रखेंगे कम से कम। क्यों? क्योंकि जब इसमें हम मीटर में, हमारे जैसे ये मीटर है, अमीटर है, कोई भी मीटर में अगर हमारी करंट फ्लो होती है तो इसके कारण इसमें ड्रॉप होते हैं, जो होते हैं हमारे आई स्क्वायर आर ड्रॉप, यानी पावर लॉस होता है, ठीक है। यहाँ पर आर इंटरनल की वैल्यू अगर हमारी कम से कम होगी तो हमारे वोल्टेज ड्रॉप कम होंगे, तो वोल्टेज ड्रॉप वी डी की वैल्यू कम होगी और हमारा मेजर उतना ही एक्यूरेटली वर्क करेगा, तो ये उतना एक्यूरेट होगा। तो हम चाहते हैं कि आंतरिक प्रतिरोध जो हमारा अमीटर का है वो कम से कम रहे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, टू मिनिमाइज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द अमीटर। अमीटर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है हमारे, ये आई स्क्वायर आर ड्रॉप, इसमें हम आर की वैल्यू हम चाहते हैं कम से कम हो, इंटरनल प्रतिरोध जो हमारा है वो कम से कम हो, इसलिए हम यहाँ पर आर की वैल्यू कम करते हैं, ताकि यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कम हो और हमारा जो मीटर है वो एक्यूरेट मेजर कर सके करंट को। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें दिया है, वो है, व्हाट इज द फेज एंगल, फेज एंगल बताना है फाई ऑफ द सर्किट विद द पावर फैक्टर ऑफ 1, मतलब हमारा पावर फैक्टर 1 है तो हमारा फेज एंगल कितना होगा, ये पूछा है। तो ये तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो आइए पहले हम इसको देखते हैं, ये यहाँ पर होता क्या है। जो हमारा फेज एंगल दिया है हमें फाई, फाई की वैल्यू यहाँ पर दी है 1, मतलब ये कैसा लोड है, ये यूनिटी पावर फैक्टर लोड है, प्योर आर लोड है, इसमें कोई भी एल और सी कंपोनेंट नहीं है, मतलब यूपीएफ लोड है, मतलब आर लोड है, सिर्फ आर लोड, प्रतिरोध ही है इसमें, बाकी कुछ और एलिमेंट नहीं है। तो ये हो जाएगा आर लोड। तो हमारा पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर होता है हमारा कॉस फाई, कॉस फाई, और यहाँ पर फाई जो होता है वही फेज एंगल होता है। और यहाँ पर फाई की वैल्यू कितनी है, फाई की वैल्यू दी है हमें 1। तो हाँ, तो यहाँ पर फाई की, यहाँ पर पावर फैक्टर 1 है। तो हमारा पावर फैक्टर 1 कब होता है, जब हमारा कॉस फाई की वैल्यू 0 होती है, मतलब कॉस 0 की वैल्यू हमारी क्या होती है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो हम यहाँ से निकालेंगे फाई, तो हमारा फाई क्या आएगा, फाई आएगा हमारा 0 डिग्री, मतलब इस केस में हमारे जो हमारे फाई की वैल्यू है वो होगी 0 डिग्री, ठीक है। मतलब इसका आप क्या समझे,
जब भी हमारा आर लोड होता है, इन केस ऑफ आर लोड, प्रतिरोध के टाइम में हमारी जो वोल्टेज है वी और करंट सेम फेज में होते हैं, ये वी है और ये करंट है, ये दोनों सेम फेज में होते हैं, इन दोनों के बीच में कोई भी फेज डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। फेज डिस्प्लेसमेंट नहीं होता तो इनके बीच का एंगल जो होता है वो 0 डिग्री होता है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। बाकी यहाँ पर दिया ही है कि हमारा यहाँ पर ये यूपीएफ लोड है, तो यूपीएफ लोड के लिए हमारे फाई की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि कॉस फाई को अगर हमें 1 करना है तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से 0 की वैल्यू 1 मतलब फाई की वैल्यू 0, तो आंसर इसका सही हो जाएगा बी। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है, इन लीडिंग पावर फैक्टर इज कॉज बाय विच टाइप ऑफ लोड। लीडिंग पावर फैक्टर किस टाइप के लोड के लिए होता है? एल लोड, इंडक्टिव लोड, कैपेसिटिव लोड, आर लोड और बोथ इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड। तो मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। अगर हमारा लोड इंडक्टिव होता है ना, एल टाइप का लोड है हमारा, एल लोड है, इंडक्टिव लोड, तो इस केस में हमारा आता है लैगिंग पावर फैक्टर। क्या आता है? लैगिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर। और कैपेसिटिव लोड है, कैपेसिटिव लोड हमारा क्या करता है? पावर फैक्टर को लीड करता है, मतलब लीडिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर। और आर लोड है तो ये करता है हमारा यूपीएफ, यूनिटी पावर फैक्टर लोड। ठीक है, इनके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कैपेसिटिव लोड, जो हमारे पावर फैक्टर को लीड करता है, पावर फैक्टर को लीड करता है हमारा कैपेसिटिव लोड ये। और इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा इंडक्टर है, इंडक्टर के केस में हमारी जो वोल्टेज है, हम वोल्टेज को इसमें रेफरेंस लेते हैं, और करंट हमारी प्योर के केस में 90 डिग्री लीड करता है, इन केस ऑफ लैग करता है इन केस ऑफ इंडक्टर। ठीक है, इंडक्टर में हमारी वोल्टेज से करंट लैग करता है 90 डिग्री। और इन केस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या करता है? हमारे पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है, मतलब जो हमारी वोल्टेज है इससे हमारा करंट 90 डिग्री लीड करता है। ये देखिए, यहाँ करंट लीड करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर यहाँ पर हमारा करंट है तो वो इससे लीड कर रही है, एंटी क्लॉक डायरेक्शन है ऐसे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कैपेसिटिव लोड। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, ये एक न्यूमेरिकल है। इसमें दिया है अ लोड ड्रॉस 100 किलोवाट एट अ पावर फैक्टर ऑफ 0.85 लैगिंग, द सप्लाई वोल्टेज इज 415 वोल्ट, इफ द पावर फैक्टर इज इम्प्रूव टू द 0.95 लैगिंग, व्हाट इज द परसेंटेज रिडक्शन इन द लाइन करंट। तो हमारे लाइन करंट में कितना रिडक्शन होगा ये पूछ रहा है। इसमें हमें पावर दी है और cos फाई 1 पहले का पावर फैक्टर दिया है, सेकंड पावर फैक्टर दिया है, तो करंट पूछ रहा है कितनी कम होगी। तो आइए इसके हम सॉल्व करते हैं। देखिए, इस बार एसएससी ने एक थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन पूछा है, लेकिन कॉन्सेप्ट इसके पीछे वही है। तो हमें क्या क्या दिया है? देखिए, हमें पावर दी है, पावर है हमारा 100 किलोवाट, 100 किलोवाट पावर है। वोल्टेज है हमारी 415 वोल्ट, 415 वोल्ट। पावर फैक्टर 1, PF1 ले लेता हूँ मैं। पावर फैक्टर 1 की जो वैल्यू है वो है 0.85 लैगिंग, 0.85 लैग। पावर फैक्टर 2 की है वो है हमारी 0.95 लैग। तो इसने पूछा है यहाँ पर कितनी कमी आ रही है हमारे, कितनी परसेंटेज की कमी आ रही है हमारी लाइन करंट में। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला देखिए, पहले पावर का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है यहाँ। P इज इक्वल टू √3 VLIL इंटू कॉस फाई, ये होता है हमारा पावर का फॉर्मूला। तो यहाँ से देखिए, इसको मैं तो ये जो हमारा फॉर्मूला है, तो यहाँ से अगर वोल्टेज और पावर कांस्टेंट है, मतलब हमारी कोई एक पर्टिकुलर पावर, पर्टिकुलर वोल्टेज पर ही पर्टिकुलर पावर ट्रांसमिट होती है, तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा? हमारा जो करंट हो जाता है, करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है 1/cos फाई के। ठीक है, मतलब अगर हमारा cos फाई की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब है अगर हमारा पावर फैक्टर अच्छा है तो हमारी करंट रिक्वायरमेंट कम होगी, मतलब पावर फैक्टर ज़्यादा है तो करंट चाहिए हमें कम। ठीक है, देखिए पहले केस में पावर फैक्टर कम है, दूसरे केस में पावर फैक्टर ज़्यादा हो गया, तो पहले केस में करंट ज़्यादा होगी, सेकंड केस में करंट कम होगी। तो इस ये पूछ रहा है कि जो हमारा वोल्टेज में, मतलब जो हमारी करंट में कमी आई है वो कितनी आई है, वो हमें बताना है। तो आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर से क्या क्या हमने देखा कि करंट जो हमारा है वो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपके पावर फैक्टर के, तो परसेंटेज जितना कम हुआ है, रिड्यूस लिख देते हैं, परसेंटेज रिड्यूस इन करंट
वो हमारा आ जाएगा I1 माइनस I2 अपॉन I1, परसेंटेज में निकालना है, इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, देखिए ये I1 अपॉन I1 एक जगह, ये I2 अपॉन I2 एक जगह, I1 अपॉन I1 आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 1 माइनस I2 बाई I1 इंटू 100। ठीक है, और अभी हमने देखा करंट हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कॉस के, मतलब I2 अगर ऊपर है तो यहाँ पर कॉस फाई 2 नीचे आ जाएगा, मतलब पावर फैक्टर नीचे आ जाएगा, और अगर I1 ऊपर है तो ये ऐसे चले जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा और आगे। तो यहाँ से 1 माइनस I2 है, I2 मतलब कॉस फाई 2 चला जाएगा नीचे, कॉस फाई 2 नीचे, I2 ऊपर तो कॉस फाई 2 नीचे, और I1 नीचे तो कॉस फाई 2 ऊपर, तो ये कॉस फाई 1 ऊपर इंटू 100। ठीक है, यहाँ से हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पर से 1 माइनस कॉस फाई 1, पहले का पावर फैक्टर कितना था, पहले था हमारा 0.85, देन हो गया 0.95, तो पहले था हमारा 0.85 अपॉन 0.95, और ये परसेंटेज में निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 10.52%, 10.52%, ये इसका सही आंसर हो जाएगा 10.52, ये 10.5 के आसपास सही आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी देता हूँ, क्योंकि इतना टाइम तो नहीं है हमारे पास एग्जाम में कि इसको पूरा डिराइव करने बैठे। तो अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो इसके लिए आपने क्या करना है, परसेंटेज जितना कम हुआ है, परसेंटेज में जो कमी आई वो आ जाएगा आपका 1 माइनस जो हमारा पुराना पावर फैक्टर था, ओल्ड पावर फैक्टर, ओल्ड पीएफ अपॉन न्यू पीएफ, मतलब पहले हमारा कितना पावर फैक्टर में काम कर रहा था, फिर अभी कितने पावर फैक्टर में काम कर रहा है, वो इंटू 100। बस इस फॉर्मूले में आप आंसर रखिए, तो मतलब जो वैल्यू वो रखिए और आंसर आ जाएगा आपका तुरंत। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ भी मैंने वो कर रखा है, 1 माइनस पहले पावर फैक्टर था 0.85, देन न्यू आया 0.95, तो इसको सॉल्व करा तो ये आंसर आ जाएगा 10.92। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, दिया है अ लोड विथ एन एपरेंट पावर, लोड की एपरेंट पावर मतलब एस की वैल्यू दी है आपकी 100 kVA एंड अ पावर फैक्टर ऑफ 0.8 लैगिंग, पावर फैक्टर दे दिया 0.8 लैग, अ कैपेसिटर बैंक एडेड इन पैरेलल, एक कैपेसिटर बैंक लगा रखा है, तो न्यू एपरेंट पावर दे दी 85 kVA, तो न्यू पावर फैक्टर पूछा है। तो ये भी सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो आइए हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हमें क्या दिया है, एस की वैल्यू दी है, एपरेंट पावर है हमारी 100 किलोवोल्ट एम्पियर, 100 kVA, और इस केस में हमारा जो पावर फैक्टर है PF1 लिख देता हूँ, PF1 वो है हमारा 0.8। ठीक है, फिर हमने सेकंड केस में हमने यहाँ पर जब हमारी वैल्यू जा रही S2 की वैल्यू है हमारी 85 kVA, 85 kVA है, तब हमसे पूछ रहा है पावर फैक्टर बताओ, मतलब PF2 उस टाइम पे बताना है हमने। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे एक्टिव पावर मतलब P की वैल्यू कैसे आएगी, P क्या होता है हमारा S इंटू कॉस फाई या S इंटू पावर फैक्टर, अपरेंट पावर को पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई करके हमारे पावर निकलती है, तो ये आ जाएगा आपका 100 kVA इंटू पावर फैक्टर है 0.8, मतलब कितना आ जाएगा 80 किलोवाट, 80 किलोवाट। तो देखिए अगर हम यहाँ पर कैपेसिटर का यूज़ करते हैं तो कैपेसिटर सिर्फ रिएक्टिव पावर को चेंज करता है, एक्टिव पावर सेम ही रहती है। एक्टिव पावर मतलब P1 जो है एक्टिव पावर है वही यहाँ पर P2 होगी, P2 इज इक्वल टू P1, जो P2 की वैल्यू है वही P1 की वैल्यू है, और ये है कितनी है हमारी 80 किलोवाट। ठीक है, अब यहाँ से हमें सेकेंड केस में पावर फैक्टर निकालना है, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो हमारा पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर यानी कॉस फाई होता है हमारा एक्टिव पावर मतलब P अपॉन एपरेंट पावर S। ठीक है, हमें यहाँ पर P1 और P2 हमारी बराबर है जो हमें पता है, और सेकंड केस में हमें S2 दी है, तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो इसकी वैल्यू थी हमारी 80 एक्टिव पावर की, और एपरेंट पावर की वैल्यू है सेकंड केस में 85, 80 अपॉन
85 करेंगे तो ये हमारा पावर फैक्टर यानी cos फाइव की वैल्यू आ जाएगी। तो 80/85 जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा आपका 0.9 के आसपास, 0.941। तो उसका सही आंसर हो जाएगा 0.94 बी। तो यहाँ पर हमने करा क्या, पहले एस के थ्रू जो हमें एक्टिव टोटल एपरेंट पावर दी थी उससे हमने पी निकाला। पी हमारी जो एक्टिव पावर है वो सेम रहती है, सिर्फ हमारे कैपेसिटर लगाने पर रिएक्टिव पावर चेंज होती है। तो S2 की वैल्यू दी थी, देन हमने पावर फैक्टर का फॉर्मूला लगाया। पावर फैक्टर cos फाइव क्या होता है, P/S एक्टिव पावर अपॉन एपरेंट पावर। तो यहाँ से हमने वैल्यू निकाली। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें दिया है, व्हाट इज द फेज एंगल फाई इन अ सीरीज RL सर्किट विथ आर की वैल्यू दी है 20 ओम और एक्स की वैल्यू दी है हमारी 20 ओम। आर और एक्स बराबर है, तो हमें पूछा है कि हमारे फेज एंगल फाई की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, और सीरीज RL सर्किट है। आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे फाई की वैल्यू होती है, मतलब इसमें हम सीरीज RL सर्किट में tan फाई निकालते हैं, फेज एंगल tan फाई वो होता है XL अपॉन आर, मतलब रिएक्टिव पार्ट अपॉन एक्टिव पार्ट। ये है हमारा इमेजिनरी पार्ट और ये है हमारा रियल पार्ट। तो XL की वैल्यू है यहाँ पर 20 और 20 ओम, और आपका R की वैल्यू भी है 20 ओम। तो 20/20 इतना हो जाएगा 1। तो tan फाई की वैल्यू आ गई 1, tan फाई की वैल्यू 1 आ गई। तो यहाँ से हमें फाई की वैल्यू निकालनी है। तो किस वैल्यू पर हमारी tan की वैल्यू 1 होती है, तो हमें पता है कि tan 45 की डिग्री 1 होती है। tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो बाय कंपेयरिंग फाई की वैल्यू यहाँ से हमारी क्या आ गई, फाई की वैल्यू आ गई हमारी 45। अब यहाँ पर लीडिंग और लैगिंग दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा लैगिंग, क्योंकि RL लोड है, मतलब L लगा है, इंडक्टर लगा है। इंडक्टर हमेशा क्या करता है, लैगिंग पावर फैक्टर प्रोवाइड करता है। तो ये लैगिंग पावर फैक्टर आ जाएगा, लैगिंग 45 डिग्री, ठीक है। तो आंसर सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है, एन AC वोल्टेज हैज एन एवरेज वैल्यू दी है हमें 20 वोल्ट। व्हाट इज द पीक वोल्टेज इफ इट इज सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर वेवफॉर्म। सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर वेवफॉर्म है, तो उसकी हमारी पीक वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इसके लिए हमारा क्या होता है, एवरेज वैल्यू का हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, वी एवरेज, VA भी लिखता हूँ मैं। वोल्टेज एट एवरेज होता है हमारे मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाई √2 इन केस ऑफ ट्रायंगुलर, ठीक है। ये हम क्योंकि ट्रायंगुलर वेवफॉर्म दी है, ये ट्रायंगुलर वेवफॉर्म और सिमेट्रिकल है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, हमें मैक्सिमम निकालना है, मतलब पीक निकालना है। VM आ जाएगी हमारी 2 इंटू एवरेज वैल्यू, 2 इंटू वी एवरेज। तो यहाँ पर 2 इंटू एवरेज वैल्यू है हमारी 20, तो ये आ जाएगा हमारा 40 वोल्ट। तो आंसर सी इसका सही होगा, 40 वोल्ट। तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। ट्रायंगुलर के केस में एवरेज वैल्यू जो होती है हमारी वो VM/2 होती है, और RMS वैल्यू होती है हमारी VM/√3, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है हमारे सामने, इसमें दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द रूम इंडेक्स RI इन लाइटनिंग डिज़ाइन। लाइटनिंग डिज़ाइन में RI क्या होता है, ये कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन बता रहा है अच्छे से। तो दिया है, अ मेजर ऑफ कलर टेम्परेचर ऑफ द लैम्प। सेकेंड दिया है, अ फैक्टर दैट अकाउंट्स द डर्ट एक्यूमुलेशन ऑन ल्यूमिनेयर। थर्ड दिया है, अ फैक्टर दैट रिलेटेड द रूम डायमेंशन एंड हाइट ऑफ द ल्यूमिनेयर। और फोर्थ दिया है, अ फैक्टर दैट अकाउंट्स द रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम रूम सर्फेसेस। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा रूम इंडेक्स क्या है, क्योंकि ये पहले तो नहीं आया था इसका क्वेश्चन, लेकिन इस बार ये इसके 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं, तो हमें देखना है रूम इंडेक्स क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ रूम इंडेक्स क्या होता है। रूम इंडेक्स का जो हमारा फॉर्मूला है, रूम इंडेक्स वो होता है लेंथ इंटू विड्थ, L/W अपॉन L+W। जैसे पैरेलल के केस में होता है R1 + R2 अपॉन R1 + R2 इंटू यहाँ पर HM करते हैं, HM, ठीक है। तो ये इसका हमारा फॉर्मूला है, ये आप याद कर लीजिएगा, लेंथ इंटू विड्थ अपॉन लेंथ प्लस विड्थ प्लस HM। तो यहाँ पर L क्या है, लेंथ, और हमारा W क्या है, विड्थ। यहाँ HM बता दूँ मैं आपको, जो एक नया टर्म है, ये है आपका माउंटेड हाइट।
मतलब किस हाइट पे हमारा बल्ब माउंटेड है सरफेस से, जहाँ पर हमने चमक प्रदान करनी, जहाँ पर लाइट आ रही है वहाँ से बल्ब कितने दूर है, उसको बोलते हैं हम HM। तो हमारा जो RI है, रूम इंडेक्स, ये किस पे डिपेंड करता है, L/M, L/W, लेंथ इंटू विड्थ, मतलब हमारे कमरे की डायमेंशन क्या है, कमरा कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, इसके ऊपर बताते हैं। और हमारा हाइट ऑफ ल्यूमेर, HM जो है हाइट ऑफ ल्यूमेर, मतलब कितने ऊपर बल्ब लगा है, इसको दिखाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, अ फैक्टर दैट रिलेट्स द रूम डायमेंशन, मतलब रूम की डायमेंशन, लेंथ और विड्थ को, और उसके साथ हाइट ऑफ ल्यूमिनेर, मतलब किसकी कितने ऊंचाई पर हमने वो बल्ब लगा रखा है, या जो भी हमने चीज़ लगा रखी है वो कितने ऊंचाई पर है जहाँ पर हमें आपकी लाइट पहुँचानी है वहाँ से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। तो आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो है हमारा ये, विच टाइप ऑफ वायरिंग इज टिपिकली यूज फॉर प्रोवाइडिंग द पावर टू हैवी मशीनरी इन अ स्मॉल इंडस्ट्री। मतलब हमारे स्मॉल इंडस्ट्री में हैवी मशीन के लिए हम वायरिंग में क्या प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ऑप्शन दिया है आ सिंगल PVC इंसुलेटेड वायर, बी दिया है फाइबर ऑप्टिकल केबल, सी दिया है ट्विस्टेड पेयर केबल, और डी दिया है आर्मर्ड केबल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या दिया है हमें, वायरिंग दी है और कहाँ प्रोवाइड करिए, पावर टू हैवी मशीन। हैवी मशीन, अगर हमारी मशीन हैवी है, मशीन अगर हमारी हैवी है मतलब हैवी करंट ड्रॉ कर रही है, हैवी मतलब इसका लोड ज़्यादा है इसमें, मतलब ये क्या करेगी, करंट ज़्यादा ड्रॉ करेगी। तो यहाँ पर IL जो लोड करंट है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। इसकी वैल्यू ज़्यादा होने के कारण इसमें जो वाइब्रेशन होंगे, मतलब ये मशीन जब ज़्यादा करंट फ्लो करेगी तो इसमें वाइब्रेशन होगा, मतलब ये कांपेगी उस टाइम। तो इसको हम, वाइब्रेशन ज़्यादा होगा तो इसको हम, इसमें किस टाइप का केबल यूज़ करते हैं ये पूछा है। तो हम इसमें हम ऐसा करते हैं जिसके बाहर पर मैकेनिकल सपोर्ट हो, ऐसा केबल जिसमें मैकेनिकल सपोर्ट हो। मैकेनिकल सपोर्ट मतलब हमारा कोई भी आपका मेटेलिक पार्ट लगाओ उसमें बाहर से, जिसको हम बोलते हैं आर्मर। आर्मर मतलब होता है एक सुरक्षा कवच, जो इसको आसानी से, जिस इसमें वाइब्रेशन होता है तो आपका उसके थ्रू आपका वाइब्रेशन पास हो जाए, अंदर हमारा कोई डैमेज ना हो मशीनरी को। तो हम ऐसा इसमें हम वायरिंग प्रोवाइड करते हैं जो आर्मर्ड हो। जैसे हम इसमें मेटल का यूज़ करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, ऐसे हम मेटल की आर्मरिंग करते हैं ताकि हमारी केबल काम आ जाए, आगे तक का लॉन्ग लाइफ चले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, आर्मर्ड केबल। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी दोस्तों। थैंक यू सो मच।